अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वेलकम बैक। आज की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नया चैप्टर जिसका नाम है द फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। दिस इज़ द चैप्टर टेकन फ्रॉम द 8th क्लास हिस्ट्री। होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो सीरीज़ एज वेल। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ में अपने कमेंट्स भी दीजिए और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका बेनिफिट हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। तो दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हमेशा से ऐसा नहीं था जिस तरह आज है फुल फ्लेज्ड स्टेट, मॉडर्न स्टेट। ये हमेशा से ऐसा नहीं था, बल्कि दीज वर थ्री डिफरेंट रीजन्स रूल्ड बाय डिफरेंट रूलिंग डायनास्टीज ऑफ द टाइम। सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर वैली की। कश्मीर वैली जो कि खूबसूरत वैली है और यहाँ पे हर एक चीज़ जो अट्रैक्ट करती है नंबर ऑफ टूरिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड, इट वाज रूल्ड बाय डिफरेंट रूलिंग डायनास्टीज सिंस एंशियंट टाइम्स। सबसे पहली फुल फ्लेज्ड जो रूलिंग डायनास्टी की थी यहाँ की, जिसने सबसे पहले रूल किया कश्मीर में, दैट वाज कॉल्ड एज कारकोटा डायनास्टी। तो कारकोटा डायनास्टी में सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था ललित आदित्य मुक्तापिता, जिनको मॉडर्न हिस्टोरियंस ने नाम दिया है नेपोलियन ऑफ कश्मीर because of his conquests. It is believed that he extended the boundaries of his empire beyond the limits of modern J&K state. उसके बाद यहाँ पे उत्पालाज ने रूल किया। उत्पाला डायनास्टी का सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था अवंती वर्मन, जो अपनी बिल्डिंग्स के लिए, जो अपने रूल के लिए, जो अपनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो इकोनॉमिक मेजर्स के लिए काफ़ी माना जाता है। अवंती वर्मन के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट रूलिंग डायनास्टी देवर कॉल्ड एज लोहाराज। लोहारा डायनास्टी में जो दीदा रानी यानी क्वीन ऑफ कश्मीर विच रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट 50 years, दैट्स ऑल्सो वेल नोन as it is believed that she killed her own sons and grandsons, even her husband, to rule by herself this beautiful valley. उसके बाद यहाँ पे सेकंड लोहरा डायनास्टी ने रूल किया एंड उस पीरियड की सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूलर थी दैट वाज कोटा रानी। इट इज़ बिलीव्ड दैट कोटा रानी वाज वन ऑफ द फेमस क्वीन ऑफ कश्मीर वैली। कोटा रानी के रूल के बाद ही जो हिंदूज़ का रूल था वो ख़त्म हो गया और यहाँ पे मुसलमानों ने रूल शुरू किया। हालांकि जो बाकी स्टेट्स थे इंडिया के, वहाँ पे फॉरेनर्स आए, उन्होंने वहाँ पे मुस्लिम रूल इस्टेब्लिश किया, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं था। कश्मीर के खुद नेटिव यहीं के लोकल्स थे जिन्होंने अपना रूल स्टार्ट किया। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो डायनास्टी है मुस्लिम डायनास्टी, दैट वाज कॉल्ड एज शाहमीरी डायनास्टी। शाहमीरी डायनास्टी की बुनियाद रखी सुल्तान शमसुद्दीन शाहमीर ने। अपने नाम से ही डायनास्टी का नाम पड़ा एंड दिस रूल वाज फाउंडेड इन 1339। 1339 से लेकर 1554 तक शाहमीरी रूलर्स ने रूल किया। शाहमीरी रूलर्स में से सबसे इम्पोर्टेंट दो रूलर्स का यहाँ पे नाम लेंगे। एक था सुल्तान सिकंदर एंड हिज सन सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन। सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन ने भी ऑलमोस्ट 50 years तक रूल किया। अपनी पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी जिसको हम कहते हैं रिलीजियस टॉलरेशन के लिए, अपनी इकोनॉमिक मेजर्स के लिए, अपनी जो डेवलपमेंटल स्टेप्स थे उनके लिए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स के लिए, सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन को कभी कभार मॉडर्न हिस्टोरियंस अकबर ऑफ कश्मीर भी कहते हैं, क्योंकि वो 50 साल का पीरियड माना जाता है सबसे पीस एंड प्रॉस्पेरिटी का पीरियड। सुल्तान ज़ैनुलाब्दीन के बाद यहाँ पे जो उसके सक्सेसर्स आए तो वो उतने, हम कहेंगे, कैपेबल नहीं थे, तो इस वजह से काफ़ी कम टाइम तक रूल चलता रहा और 1554 में शाहमीरी रूल ख़त्म हुआ। 1554 में ही दूसरी मुस्लिम डायनास्टी ने रूल शुरू किया जिनको हम कहते हैं चक्स। तो जो चक्स थे, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था यूसुफ शाही चक, जो माना जाता है अपनी जीनियरिटी के लिए और माना जाता है अपने टेस्ट्स के लिए, क्योंकि उनके टाइम पे ही सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेसेस यहाँ पे लोकेट हो गए, जिनमें सोनमर्ग और गुलमर्ग का नाम
ख़ास तौर पे काबिल ज़िक्र है। तो उनकी जो क्वीन थी दैट वाज हबा खातून। इट इज़ बिलीव्ड दैट बोथ हबा खातून एंड यूसुफ शाही चक आर वेल नोन फॉर व्हाट वी कैन से पोइट्री। तो खैर चेक्स ने भी यहाँ पे रूल किया और चेक्स का रूल स्टार्ट हुआ था 1554 में और वो एंड हुआ 1586 में। 1586 में यहाँ पे मुगल्स आए। मुग़ल एम्परर अकबर ने कश्मीर को अपने कब्ज़े में लिया और इस तरह से कश्मीर पे पहली बार फॉरेन रूल स्टार्ट हुआ एंड दैट वाज मुग़ल रूल। तो यहाँ पे सारे मुग़ल एम्परर्स आए, चाहे वो अकबर था, उनका बेटा जहांगीर था, या उनका बेटा शाहजहां था, या उनका बेटा औरंगज़ेब था। तो सब के सब रूलर्स यहाँ पे जस्ट फॉर विजिट के लिए आते रहे। पहले जब यहाँ पे फॉरेन रूल नहीं था तो सारे लोकल रूलर्स यहाँ पे रूल करते थे और उन्हें पता था कि कंडीशंस कैसी है, लोगों के साथ कैसे हमें रहना है, लोगों की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है। लेकिन जैसे ही फॉरेन रूल स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे गवर्नर्स रहने लगे, यानी मुग़ल एम्परर्स या कोई भी एम्परर उसके बाद जो भी आया तो उन्होंने इस वैली को सिंपली एक टूरिस्ट प्लेस के तौर पे ट्रीट किया, ना कि यहाँ की लोकल प्रॉब्लम्स को उतना समझा। हालांकि कुछ स्टेप्स उठाए गए लेकिन उतने नहीं जितने कि लोकल रूलर्स किया करते थे। तो खैर 1586 से लेकर 1753 तक कश्मीर पे रूल किया मुगल्स ने थ्रू गवर्नर्स। करीबन करीबन 33 गवर्नर्स यहाँ पे आए, कभी 6 महीने बाद, कभी 5 महीने बाद, कभी 1 साल बाद, कभी 2 साल बाद। तो उनकी ट्रांसफ़र्स होती रहती थी। लेकिन जैसे ही अहमद शाह अब्दाली का रूल स्टार्ट हुआ अफ़गानिस्तान में तो उसकी नज़र पड़ी इस कश्मीर वैली पे और इस तरह से अहमद शाह अब्दाली ने इस वैली को अपने कब्ज़े में लिया और 1753 से लेकर 1819 तक अब्दालीज़ का रूल यहाँ पे रहा, यानी पठान्स का यहाँ पे रूल रहा, या हम कहेंगे अफ़गान्स का यहाँ पे रूल रहा। हिस्टोरिकली अफ़गान पीरियड को डार्केस्ट पीरियड ऑफ हिस्ट्री कहते हैं, यानी डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री, क्योंकि टैक्सेशन पॉलिसी बहुत ज़्यादा हम कहेंगे हाई थी। टैक्सेस वर हाई, ईच एंड एवरीथिंग वाज टैक्सड एक्सेप्ट वी कैन से एयर दैट वी ब्रीथ। तो हर एक चीज़ पे टैक्स लगाना। टैक्स की हालत ये थी कि जो शॉल वीवर्स थे उन्होंने अपने अंगूठे काटे और जो ऑर्चर्ड्स के मालिक थे, यानी जो कभी फ्रूट ग्रोवर्स थे, उन्होंने अपने पेड़ ही काटे ताकि हमें टैक्स ना देना पड़े। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों पे भी टैक्स था, जिनको हम कहते हैं भेड़ बकरियाँ या मुर्गियाँ या इस तरह की कोई भी चीज़। तो इसको कहते हैं डार्केस्ट पीरियड ऑफ कश्मीर हिस्ट्री। लेकिन 1819 में महाराजा रंजीत सिंह, जिसकी अंपायर काफ़ी मशहूर थी पंजाब में और लाहौर से ऑपरेट कर रहा था, लाहौर में उसकी कैपिटल थी और इसको लाहौर दरबार भी कहते हैं, तो उसने कश्मीर को अपने कब्ज़े में लिया। लेकिन कश्मीर को कब्ज़े में लेने से पहले उसने जम्मू को पहले से ही अपने कब्ज़े में लिया था, तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो कश्मीर को कब्ज़े में लिया 1819 में। 1819 से लेकर 1846 तक यहाँ पे सिक्स का रूल रहा और इस पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ फेस करनी पड़ी लोगों को। तो वो एक सेपरेट टॉपिक है, उस पर कभी फिर बात करेंगे। तो इस तरह से 1846 तक यहाँ पे सिक्स का कंट्रोल आ गया। कहा जाता है जब कश्मीर महाराजा रंजीत सिंह की एम्पायर का पार्ट बना 1819 में, तो एक हफ्ते तक जो कैपिटल सिटी थी लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह की, जो उसका पैलेस था उसको सजाया गया, इल्यूमिनेट किया गया। ऐसा लग रहा था कि दिवाली मना रही है, यानी दिवाली की जैसे हालात वहाँ पे क्रिएट हो गई। इतनी खुशी मनाई महाराजा रंजीत सिंह ने और उसके जो कोटियर्स थे और उसकी जो आर्मी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने नोबल्स को, अपनी आर्मी को गिफ्ट्स दिए सिर्फ इस बात के लिए कि कश्मीर हमारे कब्ज़े में आ गया। तो खैर यहाँ तक हमने देखा कि अब महाराजा रंजीत सिंह के कंट्रोल में कश्मीर वैली आ गई। दूसरी तरफ से बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख कभी इंडिपेंडेंट रहा तो कभी कश्मीर के कब्ज़े में आता गया। ज़ैनुल आबदीन के टाइम पे कब्ज़े में आ गया, लेकिन मुगल्स ने उसको स्किप किया, अफ़गान्स ने उसको स्किप किया क्योंकि वो दूर था। तो इस वजह से मोस्ट ऑफ द रूलिंग डायनास्टीज लेफ्ट दैट पार्ट।
but that was ruled by what we can say native princes and obviously had an influence of China and Tibet. चाइना और तिब्बत की इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा थी लद्दाख रीजन पे। तो इस बारे में फिर से बात करेंगे। बात करते हैं जम्मू की। जम्मू में एक प्लेस है जिसका नाम है डोगीरथ। डोगीरथ एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे जो लोग रहते थे उनकी एक सेपरेट लैंग्वेज थी, उनकी एक डिफरेंट लैंग्वेज थी, दैट वाज कॉल्ड एज डोगरी। और जो लोग थे दे वर कॉल्ड एज डोगरास। तो जम्मू में 1801 के आसपास जो सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था दैट वाज कॉल्ड एज राजा रंजीत देव ऑफ जम्मू। वो डोगरा डायनास्टी का था, तो उसके सक्सेसर्स ने भी वहाँ पे रूल किया। लेकिन 1811 के आसपास 1811-12 के आसपास महाराजा रंजीत सिंह ने जम्मू पे कब्ज़ा किया और जम्मू बिकेम द पार्ट ऑफ सिख अम्पायर। उसके बाद 1819 में कश्मीर उसके कब्ज़े में चला गया, तो कश्मीर आल्सो बिकेम द पार्ट ऑफ सिख अम्पायर। इस तरह से जम्मू और कश्मीर दोनों बन गए सिख अम्पायर के एक पार्ट। लेकिन दूसरी तरफ से जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एम्पायर एक्सपेंड हो रही थी। तो ब्रिटिशर्स ने ऑलरेडी पहले ईस्टर्न पार्ट को फिर नॉर्दर्न पार्ट को अपने कब्ज़े में ले ही लिया था। अब वो उनकी नज़र थी पंजाब और सिंध पर। क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह जब तक ज़िंदा थे तो ये पॉसिबल नहीं था, बिकॉज ही वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द टाइम एंड ही इवन डिफीटेड ब्रिटिशर्स नंबर ऑफ टाइम्स and saved his empire from the British conquest. But after his death in 1839, the Sikh empire began to disintegrate. जैसे ही महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई 1839 में, तो उसके बाद उसके कोर्ट में पॉलिटिक्स होने लगा, पावर पॉलिटिक्स होने लगा, वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ उसके सन्स में या ग्रैंड सन्स में। तो इस तरह से जो नज़र थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, वो वीक होने लगी और इस तरह से सिख अम्पायर कमज़ोर होने लगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रिटिशर्स का पावर बढ़ता गया और उन्होंने वॉर्स छेड़े सिख्स के साथ, जिनको हम कहते हैं एंग्लो सिख वॉर्स, द वॉर्स बिटवीन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द सिख्स, जिनमें सिख्स को डिफीट मिलती रही और सिख अम्पायर और ज़्यादा वीक होती गई। तो खैर 1846 में जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर था उसमें सिख्स को पूरी तरह से डिफीट किया गया। और डिफीट होने के बाद जो ट्रीटी थी, ब्रिटिशर्स ने उनके साथ एक ट्रीटी साइन की एंड दैट केम टू बी नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर बिकॉज दैट वाज साइनड इन लाहौर। और उस ट्रीटी के मुताबिक जो सिख अम्पायर थी उनकी आर्मी को रिड्यूस किया गया, उनकी टेरिटरी को बफर स्टेट भी बनाया गया और साथ ही में सिख्स को वॉर इंडिमिनिटी के तौर पे 1.5 करोड़ रुपया देना था ब्रिटिशर्स को। तो इस तरह से ये डिसाइड हो गया कि अब सिख्स 1.5 करोड़ रुपया ब्रिटिशर्स को देंगे एज अ वॉर इंडिमिनिटी। बट अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेजरी थी, लाहौर दरबार की ट्रेजरी थी, जो रंजीत सिंह की ट्रेजरी थी, उसमें उतना पैसा नहीं निकला, बल्कि 50% अमाउंट ही निकला, दैट इज़ 75 लाख रुपीज़। जो बाकी 75 लाख रुपए थे तो वो उनके पास नहीं थे। इस वजह से जो कोर्टियर्स थे उन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना सिख अम्पायर का कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को दिया जाए एज अ वॉर इंडिमिनिटी। और 75 लाख रुपए के बदले में उन्होंने सिख्स को एक लैंड दी, एक पीस ऑफ लैंड दिया बिटवीन द रिवर इंदस एंड द रिवर बीज। और इस तरह से जो पार्ट था टेरिटरी का, सिख अम्पायर की ये टेरिटरी का जो टेरिटरी थी, ये पार्ट था, ये मिल गया ब्रिटिशर्स को और इसी को हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर स्टेट। बाद में यही फुल फ्लेज जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बन गया। चूँकि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे इनिशियल स्टेज पे थी, दो इट वाज मोर पावरफुल बट इट वाज नॉट रेडी टू स्पेंड मनी ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ हिली रीजन, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट मोस्टली हिली रीजन है, हिमालयन रीजन है और इस वजह से ये 6 महीने तक कट ऑफ रहता था रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। तो कंपनी बिल्कुल तैयार नहीं थी इसको एडमिनिस्टर करने के लिए, क्योंकि इस पर ख़र्चा बहुत आता था। दूसरा, इसको कंट्रोल करना मुश्किल था, ख़ास तौर पे विंटर्स में। तो उन्होंने डिसाइड किया क्यों ना इस
टेरिटरी को हम किसी और पर्सन के हवाले कर दें जो हमारा फ्रेंडली होगा, जो हमारे साथ फ्रेंडली होगा, जिसके साथ हमारी रिलेशन होगी, जिसको हम कभी भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो उन्होंने एक ऐसा पर्सन ढूंढा जिसको वो टेरिटरी बेच दी गई, और वो पर्सन था गुलाब सिंह। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, जम्मू में रूल कर रहा था रंजीत देव, फिर उसके सक्सेसर्स में या उसके डिसेंडेंट्स की बात करेंगे, उनमें था गुलाब सिंह और उसका भाई। ये सारे इसी डायनास्टी से बिलोंग करते थे जिसको हम कहते हैं डोगरा डायनास्टी। चूंकि अब रूल ख़त्म हो चुका था इनका महाराजा रंजीत सिंह के टाइम पे, महाराजा रंजीत सिंह ने जैसे ही जम्मू को कब्ज़े में किया तो डोगरास का रूल ख़त्म हुआ। लेकिन अंदर इनके, जो ख़ासतौर पे गुलाब सिंह की बात करेंगे, इनके दिमाग में एक प्लान भी था और एक डिज़ायर भी थी कि जो टेरिटरी हमारी थी, जिस पे हमारे एंसेस्टर्स रूल कर रहे थे, वो हमें किसी तरह से वापस मिलनी चाहिए। और इस तरह से वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ज्वाइन किया महाराजा रंजीत सिंह की आर्मी को, और एक सोल्जर से लेकर वो बन गए एक जागीरदार। यानी अपनी सर्विसेज की वजह से, अपने टैक्स की वजह से, अपनी डिप्लोमेसी की वजह से, अपने टफ एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से महाराजा रंजीत सिंह उनसे बहुत खुश हुए। और खुश होने के बाद गुलाब सिंह को एक टाइम पे जागीरदार बना दिया गया जम्मू का। तो इस तरह से जम्मू उसके ऑलरेडी कब्ज़े में था, दो इट वाज रूल्ड बाय महाराजा रंजीत सिंह एंड द सिख रूलर्स, बट इट वाज प्रैक्टिकली कंट्रोल्ड बाय गुलाब सिंह। हालांकि रूल सिक्स का ही था, लेकिन कंट्रोल उस पर डायरेक्टली था गुलाब सिंह का। तो गुलाब सिंह ने फुल अटेंशन उस पर दिया कि मैं अपनी जम्मू, जो कभी हमारा एंसेस्ट्रल पार्ट था, जो हमारी एंसेस्ट्रल एम्पायर थी, मैं इस पर पूरा कंसंट्रेट करूं। तो उसने पूरा कंसंट्रेट किया इस जम्मू रीजन पे। जबकि अपने भाई, जो उसका दूसरा भाई था ध्यान सिंह, उसको लाहौर दरबार में रखा ताकि वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन पे नज़र रखे कि किस तरह से सिक्स मैनेज कर रहे हैं, कोर्ट पॉलिटिक्स कहाँ पहुँचा, वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे टैकल कर रहे हैं ये लोग, तो उस पर नज़र रखी जाए। तो इसका मतलब दो भाइयों ने अब पूरी तरह से कोशिश की अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करने की, ताकि हम अपना वापस, जो जिस पे हम कभी रूल किया करते थे हमारे एंसेस्टर्स, उसको, उस टेरिटरी को हम वापस हासिल करें। तो भाई बैठा ध्यान सिंह, जो बैठा लाहौर दरबार में, और जम्मू में बैठा है गुलाब सिंह। लेकिन गुलाब सिंह ने इस बीच में ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी क्लोज टर्म्स बनाई, उनके साथ काफ़ी क्लोज रिलेशंस बनाई, बल्कि वक्त वक्त पे उनको साथ भी दिया, कभी इंफॉर्मेशन के ज़रिए, कभी आर्मी के ज़रिए। तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ब्रिटिशर्स की सिख्स को, या हम कहेंगे जो सिख एम्पायर थी उसको डिफीट करने में। तो ब्रिटिशर्स को ये हेल्प भी याद रहा, और साथ में उनके पास एक ऑलरेडी, जिसको हम कहते हैं अलाई था, वो ऑलरेडी यही था। तो उन्होंने फाइनली दूसरी ट्रीटी साइन की गुलाब सिंह के साथ। तो गुलाब सिंह के साथ जो ट्रीटी साइन की गई, दैट कैम टू बी नोन एज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। तो इस तरह से दो ट्रीटी साइन हो गई। पहली ट्रीटी जो सिक्स और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई, दैट वाज ऑन 9 मार्च 1846, एंड दैट कैम टू बी नोन एज ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसके मुताबिक सिख अम्पायर का कुछ पार्ट ब्रिटिशर्स को दिया गया, और जो बाद में मॉडर्न जे.एंड.के स्टेट बना। दूसरी ट्रीटी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, दैट वाज साइनड ऑन 16 मार्च 1846, और इस ट्रीटी के मुताबिक गुलाब सिंह को ये सारी टेरिटरी जो सिख से मिली थी वो बेच दी गई, और बदले में उनसे लिया गया 75 लाख रुपीज़। इन ट्रीटीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ तक हमने थोड़ा सा फाउंडेशन की बात की, किस तरह से कश्मीर पे रूल कर रहे थे रूलिंग डायनास्टीज़, जम्मू किसके कंट्रोल में था, लद्दाख किसके कंट्रोल में था, और 1846 में ऐसे कौन से इवेंट्स हुए जिनकी वजह से जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बना। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था आप लोगों को, जो आपको आसानी होगी इस चैप्टर को समझने में। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे यही कुछ इवेंट्स। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो के बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि हमने जे.एंड.के स्टेट बेचकर बहुत बड़ी गलती की, क्योंकि लंदन में, ख़ासतौर पे इंग्लैंड की बात करेंगे, पूरे इंग्लैंड में
बल्कि पूरी ब्रिटिश एम्पायर में क्राइसिस हो गई इस बात पर कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कोई भी हक नहीं है ब्रिटिश एम्पायर का कोई भी पार्ट बेचने का, ख़ास तौर पे जो वैली ऑफ कश्मीर है। क्योंकि काफ़ी सारे लंडनर्स यानी जो लंदन के रहने वाले नोबल्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे या बड़े बड़े लोग थे, वो चाहते थे कश्मीर वैली को एक टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाना, यहाँ पे अपने होटल्स बनाना, यहाँ पे इसको टूरिस्ट प्लेस बनाना अपने लिए, अपने यहाँ पे जो ख़ास तौर पे रहने के लिए अपने लिए घर बनाना। लेकिन जैसे ही ये बेचा गया तो इस पे काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस हो गई, ना कि पब्लिक प्लेसेस में बल्कि पार्लियामेंट में भी। अब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि किसी तरह से वापस ये वैली या हम कहेंगे ये जो टेरिटरी मिली है वो हमें वापस मिल जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो चाहते थे किसी तरह से इंटरवेन करना, तो इंटरवेन करना इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ J&K स्टेट। अब उन्होंने किस तरह से इंटरवेंशन किया, कौन सी चेंजेस आ गई, क्या प्रॉब्लम्स हो गई, वो सब हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। आपके सामने जो मैप है ये आपको दिखाएगा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसकी इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ है, नेशनल बाउंड्रीज़। इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ में आपको एक तरफ से अफ़गानिस्तान, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान, और नेशनल बाउंड्रीज़ में जहाँ एक तरफ पंजाब के साथ इसके बॉर्डर्स है जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के साथ भी है। तो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ J&K स्टेट के बाकी फैक्ट्स के बारे में, साथ में कौन किस किस रूलर ने यहाँ पे रूल किया उनके बारे में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।